बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने बायो 101 का टॉपिक नंबर 75 से लेके टॉपिक नंबर 77 तक कवर करेंगे। माइक्रोस्कोप के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को सारे कवर करवा दूंगी। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। मैग्निफिकेशन पावर का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई करने का मतलब होता है कि चीज को बड़ा करके दिखाना। ठीक है, लेंस की जो एबिलिटी होती है ना किसी भी चीज को बड़ा करके दिखाने की, उसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है उसको आप लोग दो लेंस सिस्टम की फोकल लेंथ के थ्रू आप लोग जो है ना वो डिटरमिन करते हैं। यानी कि किसी भी माइक्रोस्कोप की एबिलिटी कितनी है आपको इमेज बड़ा करके दिखाने की, उसमें आप लोग पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। दो जो लेंस पाए जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर उन दोनों की। ठीक है, दो तरह के लेंस पाए जाते हैं। एक होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस चार तरह के होते हैं, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक होता है जो 4 टाइम आप लोगों को इमेज मैग्नीफाई करके दिखाता है। एक होता है जिसकी 10 टाइम जो है वो मैग्नीफिकेशन पावर होती है, यानी कि आपको जो है ना वो 10 टाइम बड़ा करके दिखाता है इमेज। और एक होते हैं जिसकी 40 टाइम होती है और जिसकी एक ही जो है ना वो 100 टाइम मैग्नीफिकेशन पावर होती है। अब हम लोग और जो उसके अलावा जो ये तो होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके अलावा माइक्रोस्कोप के अंदर एक ऑक्यूलर लेंस लगे हुए होते हैं। वो आई पीस के अंदर लगे हुए होते हैं, जहां से आप लोग देखते हैं ना वहां पे उसके अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है। आई पीस के अंदर वो जो एक ऑक्यूलर लेंस होता है उसकी हमेशा जो है ना वो 10 टाइम उसकी मैग्निफिकेशन पावर होती है। अब हम लोग बात करते हैं टोटल मैग्निफिकेशन की, यानी कि एक माइक्रोस्कोप की टोटल कुल मिला के मैग्निफिकेशन पावर कितनी है। इसमें आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी होती है कि आप लोग जो ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि 4 तरह के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं ना, जो मैं आप लोगों को जो ये ऊपर बता चुकी हूँ। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जितनी मैग्निफिकेशन पावर होती है, आप लोग जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं उसकी जो पावर होती है उसको आप लोग आई पीस की मैग्निफिकेशन पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव लेंस 40 टाइम वाला यूज कर रहे हैं तो आपने उस 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 के साथ क्यों? क्योंकि आई पीस की जो पावर है मैग्निफिकेशन वो है 10 टाइम। ठीक है, तो 40 को 10 के साथ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो वाली माइक्रोस्कोप जिसका अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेंस 40 टाइम वाला यूज किया तो उसकी टोटल मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी? 400 टाइम उसकी हो जाएगी। ठीक है, ये होती है मैग्निफिकेशन पावर। आगे हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है? आपने देखा होगा कि अगर आप लोग एक ग्लास लें, ठीक है, शीशे वाला अगर आप लोग ग्लास लें, उसमें आप लोग पानी डालें, उसमें आप लोग पेंसिल रखें, तो पेंसिल अब आप लोग एक साइड से देख तो आप लोगों को लगता है ना कि पेंसिल बेंड हुई हुई है। वो चीज होती है, वो रिफ्रैक्शन होती है। यानी कि किसी भी मीडियम की जो एबिलिटी होती है लाइट को बेंड करने की, जब भी उसमें से एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट गुजर रही होती है तो वो क्या करती है कि वो बेंड हो जाती है लाइट। ठीक है, लाइट बेंड होती है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो आप लोगों को बेंड हुआ हुआ नजर आता है। पेंसिल आप लोगों को लगता है जैसे वो बेंड हुई, जैसे वो टूटी हुई है। तो लाइट रेज जो होती है ना वो हमेशा, अगर एक सिंगल मीडियम की बात करेंगे तो लाइट रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मूव करती हैं एक सिंगल मीडियम के अंदर। लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही होती हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एयर से वाटर के अंदर पास हो रही हैं, तो फिर वो लाइट रेज बेंड हो जाती हैं। बेंड होने की वजह से आप लोगों को ऑब्जेक्ट मुड़ा हुआ नजर आता है। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे हम लोग बात करते हैं रेजोल्यूशन पावर की। रेजोल्यूशन पावर का मतलब होता है कि लेंस की जो एबिलिटी होती है कि दो चीजें अगर एक दूसरे के बहुत करीब पड़ी हुई हैं तो लेंस की जितनी एबिलिटी होगी उनके अंदर का डिस्टेंस डिटेक्ट करने की, उनको एक सेपरेट ऑब्जेक्ट एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश करने की, उसको हम लोग कहेंगे रेजोल्यूशन पावर। लाइट माइक्रोस्कोप की अगर हम लोग बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर दो चीजें इतनी ज्यादा करीब पड़ी हुई हैं कि उनके दरमियान सिर्फ 0.2 माइक्रोमीटर का फासला है, तो भी हमारी लाइट माइक्रोस्कोप आपको वो दोनों ऑब्जेक्ट्स सेपरेट करके दिखाएगी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आप लोगों को एक मैग्नीफाई हुआ इमेज नजर आता है तो वो होता कैसे, वो काम कैसे करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाइंग पावर्स आप लोगों को पता है कि आप लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों ने दो लेंस की मैग्नीफाइंग पावर्स को देखना होता है।
आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये जो दोनों लेंस होते हैं ये कन्वेक्स लेंस होते हैं। ये जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के अंदर जो ऑक्यूलर लेंस पाया जाता है, ये दोनों ही यूज होते हैं किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाई करने में। जब भी एक लाइट सोर्स से, सबसे पहले क्या होता है कि एक लाइट सोर्स होती है जहां से आप लोगों ने लाइट जो है ना एक अपने स्पेसिमेन के ऊपर जिसको आपने ऑब्जर्व करना है, जिस चीज को आपने ऑब्जर्व करना है उसके ऊपर आप पहले लाइट को आप जो है ना वो थ्रू आउट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि लाइट सोर्स से पहले लाइट आती है, वो उस ऑब्जेक्ट से गुजरती है, फिर क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट से वो लाइट जो है ना वो पास ऑन होके जाती है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। जब ऑब्जेक्टिव लेंस पे जाती है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस एक रियल इमेज क्रिएट करता है उस ऑब्जेक्ट का, जो कि मैग्नीफाइड होता है, यानी कि बड़ा होता है थोड़ा। अब वो जो इमेज होता है ना, वहां से ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज बड़ा हुआ, वो इमेज जाता है फिर आई पीस के अंदर जो ऑक्यूलर लेंस पाया जाता है उसके ऊपर। ऑक्यूलर लेंस के ऊपर जब जाता है तो ऑक्यूलर लेंस उसको मजीद मैग्नीफाई करता है, मजीद बड़ा करता है और वो एक वर्चुअल इमेज बनाता है। वो फाइनल इमेज होता है और उस इमेज को आप लोग आई पीस में से अपनी आई के थ्रू आप देख सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइट जो होती है ना वो सोर्स से डायरेक्टली आंख तक पास ऑन हो सकती है, लेकिन वो दो लेंसेज से होके गुजरती है। यानी कि लाइट सोर्स से लाइट आई ऑब्जेक्टिव लेंस पे गई, ऑब्जेक्टिव लेंस में से आई पीस में गई, आई पीस में से फिर जो है ना वो अपनी आई को जो है ना आप लोगों की आई में आप लोग उसको देख सकते हैं। अब इसमें जो फील्ड ऑफ विजन होता है, यानी कि अपने बैकग्राउंड कैसे रखना है जब भी आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन करनी होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो वो इल्यूमिनेट होना चाहिए, यानी कि रोशन होना चाहिए। आप लोग डार्क जो है ना वो बैकग्राउंड, आप लोग फील्ड जो है ना वो डार्क आप लोग नहीं रख सकते। इसमें जो स्पेसिमेन होता है, यानी कि जिस चीज को आपने ऑब्जर्व करना होता है, जो आप लोगों को ऑब्जेक्ट होता है जिसको भी आपने ऑब्जर्व करना है, उसका बैकग्राउंड ब्लैक आप लोग रखते हैं। इसीलिए हम लोग इसको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस होते हैं जिनमें से लाइट जो है वो गुजर जाती है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ना शफाफ, जैसे शीशा, ये ट्रांसपेरेंट है जिसमें से आप लोग आर पार चीज को देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस को आपको चाहिए कि आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से पहले उसको स्टेन आउट कर लें। स्टेन का मतलब होता है रंगना। ठीक है, ये जो स्टेन्स होते हैं फिर आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं कि सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर वो स्टेन डिफरेंट तरह से लगता है। किसी के ऊपर स्टेन ज्यादा हो जाता है, किसी पे कम हो जाता है, तो वो एक कलरफुल सा इमेज आप लोगों को नजर आता है। सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स आप लोग आसानी से उसको आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये तो हम लोग ने पढ़ी है कि ये एक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप इस तरह से काम करती है। इसके अलावा एक हम लोग अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको मैं आप लोगों को ना थोड़ा इससे दिखा देती हूँ, डायग्राम में से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये सबसे पहले लाइट आती है, ये कंडेंसर लेंस के ऊपर जाती है, कंडेंसर लेंस से फिर स्पेसिमेन के ऊपर गिरती है, स्पेसिमेन से ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑक्यूलर लेंस, और वहां से आप लोग आई के थ्रू देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर ये सारा सिस्टम ऐसा ही होता है कि सबसे पहले ये लाइट सोर्स होती है, यहाँ से लाइट इमिट होती है, यहाँ पे कंडेंसर लेंस होता है। कंडेंसर लेंस सारी उस जो है ना वो लाइट को इकट्ठा करके आगे ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ जो है ना वो पास ऑन कर देता है। यहाँ पे फिर आप लोग जब जाते हैं, यहाँ से जब लाइट जाती है तो ये स्पेसिमेन के ऊपर जाती है, स्पेसिमेन के ऊपर से लाइट गुजर के जाती है इस ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर। ये चार तरह के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस में से जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस में से गुजर के यहाँ पे ऑक्यूलर लेंस पाया जाता है, और यहाँ से आप अपनी आंख की मदद से वो इमेज आसानी से देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो अब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप भी एक होती है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप को आप लोग यूज करते हैं अनस्टेन्ड माइक्रोस्कोप्स के लिए, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट है आप लोगों ने उसको एग्जामिन करना है जिसको स्टेन आपने नहीं किया, तो उसके लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप आप लोग यूज करते हैं। इसमें स्पेशल किस्म का एक कंडेंसर होता है, ओपैक सी डिस्क होती है। वो क्या करती है कि जब लाइट सोर्स से जब लाइट आ रही होती है तो उस वक्त ये जो एक डिस्क होती है ना उसमें से कुछ लाइट को जो है वो रोक लेती है, और कुछ जो लाइट होती है ना उसको आगे पास ऑन कर देती है। इस तरह से एक ब्राइट स्पेसिमेन आप लोगों को नजर आता है जिसका डार्क जो है ना वो बैकग्राउंड होता है। आगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप हो गई हमारे पास। तीसरी किस्म की एक माइक्रोस्कोप होती है जिसको हम लोग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये आप लोग अगर आप लोगों ने सेल कल्चर को देखना हो ना, सेल कल्चर का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल
वाटर के अंदर से अगर आप लोग कोई सेल देखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, दैट इज अ सेल कल्चर। यानी कि जिस तरह का एक नेचुरल हालत होती है ना किसी भी सेल की, किसी भी लिविंग सेल की, उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप लोग फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप आप लोग यूज करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने सेल को पहले कोई फिक्सेशन करनी होती है ना, वैसे तो लेबल करना होता है किसी स्पेसिमेन के ऊपर, उसको फिक्स करना होता है, फिर आप लोग देखते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, जैसे नेचुरल स्टेट में जैसे सेल मौजूद होता है वैसे ही आप लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसमें ये होता है कि सबसे पहले सेल्स में से जब लाइट पास ऑन होती है तो कुछ लाइट इधर उधर शिफ्ट कर जाती है, तो वो जो लाइट इधर उधर शिफ्ट कर जाती है आप लोग पहले उसको कैप्चर कर लेती है। ये फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कैप्चर करने के बाद उस लाइट का एम्पलीट्यूड चेंज कर देती है और फिर आप लोग उसको इजीली जो है ना वो माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। चौथी एक और जो माइक्रोस्कोप होती है दैट इज अ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप भी एक माइक्रोस्कोप होती है जिसमें आप स्पेसिमेंस को पहले फ्लोरेसेंट डाइस के थ्रू स्टेन करते हैं। फ्लोरेसेंट डाइस दो तरह के आप लोग ज्यादातर यूज करते हैं, DAPI और उसके बाद हैशेट स्टेन्स। आप लोग इन दोनों में से कोई भी आप लोग यूज कर सकते हैं। उसमें आप लोग स्पेसिमेन को इन फ्लोरेसेंट डाइस के थ्रू आप लोग पहले स्टेन कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्पेसिमेन को पहले आप लोग इल्यूमिनेट करते हैं, यानी कि इसके ऊपर आप लोग लाइट डालेंगे, रोशनी डालेंगे, फिर उसमें से उसकी जो स्पेसिफिक जो वेव लेंथ होती है वो माइक्रोस्कोप के अंदर एक फ्लोरोफोर्स लगे हुए होते हैं। फ्लोरोफोर्स क्या करते हैं कि उस स्पेसिमेन से आने वाली उस लाइट की स्पेसिफिक वेव लेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उस वेव लेंथ को एक लॉन्गर वेव लेंथ के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप लोग फिर फ्लोरेसेंट स्पेसिमेन को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी भी हम लोग डायग्राम की तरफ चलते हैं। वैसे इस टॉपिक में डायग्राम ज्यादा थी, लेकिन मैं आप लोगों को करवाती सिर्फ वही जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें आप लोगों की जो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप होती है इसमें सबसे पहले लाइट सोर्स आती है। यहाँ पे एक एक्सीटेशन फिल्टर लगा हुआ होता है, यानी कि कुछ वेव लेंथ्स को ये क्या करता है अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और यहाँ पे डायक्रोनिक मिरर होता है उसके ऊपर जाके इसको इमिट कर देता है। इधर से जो आप लोगों ने सैंपल रखा हुआ होता है जिसको आप लोगों ने ऑब्जर्व करना होता है, वहां उस सैंपल से जो है वो लाइट आती है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव लेंस से आगे वो फिर लाइट मजीद डायक्रोनिक मिरर के ऊपर आती है। ठीक है, अब यहाँ से डायक्रोनिक मिरर से जो लाइट आई और यहाँ से एक्सीटेशन फिल्टर से भी जो स्पेसिफिक वेव लेंथ जो इसने एब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी लाइट आगे एमिशन फिल्टर के अंदर जाती है। एमिशन फिल्टर क्या करता है कि उस लाइट की जो वेव लेंथ होती है उसको चेंज कर देता है, लॉन्गर कर देता है। फिर वो वाली जो वेव लेंथ जब लॉन्गर हो जाती है उसको प्रिज्म के ऊपर वो फिर जाती है। प्रिज्म से फिर आप कैमरे के थ्रू या आई पीस के थ्रू आप लोग अपने जो इमेज है उसको आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जितने भी माइक्रोस्कोप हैं उसमें सबसे ज्यादा जो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि करंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया जाता है, उनकी स्पीड को तेज किया जाता है, उनकी जो बीम होती है उसको फिर ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें दो तरह की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होती हैं, एक होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको आप लोग TEM बोलते हैं, और दूसरी होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको आप लोग SEM बोलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन के शॉर्ट में भी अगर आप लोग दे दें वो आप लोगों को, तो फिर भी आप लोगों ने 3 से 4 डिफरेंसेस जरूर बताने हैं। लॉन्ग के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों के MCQs के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये वाला जो टेबल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्कैटर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना वो स्कैन करना होता है। ठीक है, यानी कि वो माइक्रोस्कोप होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को खुद कैप्चर करती है, स्कैन करती है, काउंट करती है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना उसमें स्कैटर नहीं हुए होते इलेक्ट्रॉन्स, वो सिंपली ट्रांसमिट होते हैं इजीली और जाके जो है ना वो इमेज बना देते हैं। आगे हम लोग हाई टेंशन की बात करते हैं, यानी कि वोल्टेज कितना दिया जाता है। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसमें 1 to 30 किलोवाट का करंट यूज किया जाता है, लेकिन जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है उसमें 60 to 300 किलोवाट की जो एक वोल्टेज है वो यूज किया जाता है।
अगर हम लोग स्पेसिमेन थिकनेस की बात करें कि जिस चीज को आपने ऑब्जर्व करना है उसकी थिकनेस, तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है किसी भी किस्म की थिकनेस हो ये उसको इजीली डिटेक्ट करके आपको दिखाती है, उसका इमेज आपको मैग्नीफाई करवा के दिखा देती है। लेकिन जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें अगर थिकनेस 150 नैनोमीटर से कम होगी, लेस देन 150 नैनोमीटर, 150 नैनोमीटर से कम थिकनेस को ही ये आप इसके थ्रू आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन आप लोगों को किस तरह की देती है, जो SEM होती है वो 3D इमेज आपको दिखाती है, लेकिन जो TEM होती है वो आप लोगों को 2D इमेज दिखाती है। मैग्निफिकेशन की जब हम लोग बात करें तो SEM आपको तकरीबन 1 to 2 मिलियन टाइम्स, यानी कि 1 to 2 मिलियन टाइम्स आप लोगों को बड़ा इमेज करके दिखाती है, लेकिन जो TEM है वो आप लोगों को 50 मिलियन टाइम्स इमेज को बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाती है। मैक्सिमम FOV का मतलब होता है फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि आप कितना जो है ना कितनी बड़ी फील्ड को आप लोग इसे एग्जामिन कर सकते हैं। SEM जो है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 नैनोमीटर की जो फील्ड होती है उसी को ऑब्जर्व करती है, और जो TEM है वो लेस देन 50 पिकोमीटर, 50 पिकोमीटर से भी कम की जो फील्ड होती है उसको ऑब्जर्व करती है। यहाँ पे देखा जाए तो SEM जो है ना वो ज्यादा बड़ी फील्ड को ऑब्जर्व करती है, क्योंकि नैनोमीटर जो है ना ये यूनिट बड़ा होता है, पिकोमीटर -10⁻⁻12 वाला ये यूनिट होता है, तो ये जो है ना ज्यादा छोटा यूनिट होता है। इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इमेज बनता कैसे है। SEM के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर किया जाता है, डिटेक्टर्स लगे होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, इसके अंदर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करते हैं अपने डिटेक्टर्स के थ्रू, और उसके बाद काउंट करते हैं, और इस तरह से जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनता है वो इसी तरह से बनता है। लेकिन जो TEM होता है वो जो फ्लोरिसेंट स्क्रीन्स होती हैं उनके ऊपर ये डायरेक्ट इमेज बनाती हैं, उसमें TEM जो है ना वो यूज होती है। ऑपरेशन की अगर आप लोग बात करें कि यूज ये कैसे आप लोग इसको कर सकते हैं, ऑपरेट इसको कैसे कर सकते हैं, तो जो SEM है उसमें आप लोगों को पहले से इतना कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है TEM, ये इसमें आप लोगों को पहले अच्छे तरीके से सैंपल को प्रिपेयर करना पड़ता है। इसमें उसको वही जो है वो लोग यूज कर सकते हैं जो कि इसके ऊपर उनकी कमांड हासिल होती है, जो कि वेल ट्रेन्ड होते हैं। ठीक है, तो ट्रेन्ड यूजर्स इसमें जो है ना वो चाहिए होते हैं। तो ये हो गया हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दो तरह की हम लोगों ने पढ़ी। तो ये डिफरेंस आप लोगों का टेबल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक है ये, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो वर्किंग है, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी आप लोग छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये दोनों जो है ना आप लोगों के शॉर्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। करना आप लोगों ने सारा होता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ कि उसको आप लोग वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश किया करें। ठीक है, बाकी ये जो ऊपर इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी, टोटल मैग्निफिकेशन, ये भी आप लोगों के शॉर्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेजोल्यूशन पावर, ये आप लोगों की MCQs के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइट माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है ये आप लोगों ने याद रखनी है। इन दोनों की डेफिनेशन, रिजॉल्विंग की और रिफ्रैक्टिव की, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। इतना सा था आप लोगों का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को आगे शेयर जरूर किया करें, आगे प्रमोट किया करें। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।